हाय एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश ऑल ऑफ़ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि ये नया साल आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहे एंड आप जितने भी काम लास्ट ईयर नहीं कर पाए थे उसको आप अच्छे तरीके से कर पाओ। अगर एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 2024 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें सबसे पहले तो आपको ये एरियाज़ आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहाँ पे आपके एफ़र्ट्स थोड़े से कम रह गए थे एंड उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको एफ़र्ट्स अपना डबल करना है, ठीक है। एंड उसी डायरेक्शन में आपकी थोड़ी सी हेल्प हो पाए इसके लिए हम पीआईबी इनसाइट सीरीज़ को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने लास्ट ईयर ये वीडियोस देखे होंगे उसे इस सीरीज़ का फॉर्मेट अच्छे से पता होगा, बट काफ़ी सारे लोग न्यूली ऐसे कनेक्ट होते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि पीआईबी साइट को अगर आप देखो तो एक दिन में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। खास करके जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स एक तो पहले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें से जो एग्ज़ाम के लिए आपके रेलेवेंट है तो वो नंबर बहुत बार ऐसा होता है कि 15 to 20 होता है, जैसे वो उतने टॉपिक्स आपको डिटेल में करने होते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स की डिटेल में कवरेज हो पाए किसी एक पार्टिकुलर सेशन में, ऐसा नहीं होता है पॉसिबल। लकीली अभी क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा तो आर्टिकल्स थोड़े से कम होते हैं, बट फिर भी पीआईबी इनसाइट में हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी एक टॉपिक को जो कि उस दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम पिक करें और उसे बहुत डिटेल में जाके बताएं। डिटेल से मेरा मतलब है कि आपको एक तो पहले फैक्चुअल डिटेल उसके फैक्ट्स पहले पता होने चाहिए। अगर कोई इनिशिएटिव है या फिर स्कीम है तो उसका पर्पस, गाइडलाइंस और जितने भी डिटेल्स होते हैं फर्दर वो सारी चीज़ें आपको पता हो। उस पर बेस्ड आप कोई अगर एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा रहे हैं तो वो आप उसका जवाब दे पाओ। और दूसरा कि अगर वो टॉपिक ब्रॉड है तो उस पर हो सकता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में। जैसे कि आज का जो टॉपिक है इस पर ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, 2023 में क्वेश्चन आ चुका है ये डिस्क्रिप्टिव, जो कि हमने मॉक में भी दिया था। एंड ऐसे भी इस टाइप के टॉपिक्स पे क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मतलब कि एक तो पहले आपको फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए आपको किसी भी टॉपिक पे कि इसके थ्रू गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। दूसरा, जब ये सारा कुछ हो जाए तो फिर आप उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाओ एंड अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो वो आप लिख पाओ। अब इतना होलिस्टिक कवरेज हर टॉपिक पे दे पाना एक सेशन में पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर हम देना भी चाहें तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, राइट। तो इसलिए हमारा इस सेशन में पर्पस ये रहता है कि किसी एक टॉपिक को अच्छे से कवर करें एंड उसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है। तो क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पढ़ना कैसे है। तो जब आप हर रोज़ एक एक टॉपिक को ऐसे देखोगे तो एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अगर आप ऐसे एज्यूम करके चलो कि आज से 5-6 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो अगर वीक में 5 डेज़, क्योंकि हमारा मंडे टू फ्राइडे ये आया करेगा सेशन, अगर आप हर वीक 5-5 टॉपिक्स ऐसे जो कि बहुत ही ब्रॉड हैं बाय नेचर एंड हम रिपीट भी नहीं करते, तो जैसे ओएनडीसी अगर नेक्स्ट मंथ फिर से न्यूज़ में आता है तो हम उसे कवर नहीं करने वाले, हम कोई और टॉपिक देखेंगे जो कि हमने कवर नहीं किया होगा पहले, ठीक है। तो मतलब कि आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगी एंड एग्ज़ाम से पहले सोचो आप 5 मंथ्स में कितने सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर कर लिए होंगे, तो ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देगा, नो डाउट। क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं और भी आर्टिकल्स बहुत सारे और भी हैं, तो आप एक बार समझ लो कि रीड कैसे करना है और किस डिटेल में जाना है। तो इससे आपको हेल्प यहाँ पे मिलेगी कि आप बाकी के टॉपिक्स को भी समझ के पढ़ पाओगे अच्छे से कि एग्जैक्टली कौन सी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन द वीडियो दैट आई वॉच्ड अर्लियर। तो वहाँ से आपको समझ में आने लगेगा। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा ओएनडीसी। अब आज हम कवर क्या क्या करने वाले हैं वो आप पहले देख लो। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कि ये कैसे लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, लॉन्च करने में कितने स्टेक होल्डर्स थे, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट है इसमें कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मतलब इसके थ्रू ओएनडीसी गवर्नमेंट क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाह रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है या फिर जो भी कंसर्न अपना इसका नोडल एजेंसी है जिसने लॉन्च किया है, तो क्या वो बेनिफिट्स लोगों तक पहुंच पा रहे हैं या फिर अगर लोगों तक पहुंचेंगे तो कैसे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। फर्दर अभी तक जो आर्टिकल है हमारी पीआईबी में ये 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आया था, तो उस समय तक जो भी अचीवमेंट्स इनके होंगे या जो भी हार्ड पॉइंट्स होंगे डेटा के वो हम यहाँ पे बता देंगे आपको। ओवरऑल इकोनॉमी को ये कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है वो भी हम देखेंगे। और लास्ट में एमसीक्यूज़, ठीक है, एमसीक्यू 1 रहेगा और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में बता दूंगा जिसको आप लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ जो भी टॉपिक्स हमने कवर किया रहेगा वीडियो में।
तो ये फॉर्मेट होने वाला है लगभग हर टॉपिक का। यहाँ पे कीवर्ड्स थोड़े से वेरी कर सकते हैं, बट ये लास्ट वाले जो 2 पॉइंट्स हैं ना, ये सेम रहेंगे हर टॉपिक में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ONDC, इसका फुल फॉर्म क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो ई-कॉमर्स का सेक्टर है उससे रिलेटेड ये इनिशिएटिव है। अब ये काम गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ा? तो आपको ये चीज़ आई थिंक पता होगी कि ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए अभी भी कोई रेगुलेटर नहीं है। मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी ऐसी नहीं है जो ई-कॉमर्स से रिलेटेड ग्रीवांसेस को एड्रेस करे। अभी आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि अगर सपोज़ आपने मिंत्रा से, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी कोई सामान मंगाया एंड आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो आप जिस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने वो परचेज किया है, आप उसको पहले रीच आउट करते हैं, वहाँ पे अपनी ग्रीवांस बताते हैं। अगर वहाँ से जस्टिफाइड रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, आप फिर मूव ऑन कर जाते हो। बट सपोज़ कि वहाँ से आपको जिस वे में आपको सॉल्यूशन चाहिए उस वे में वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बाद फिर कोई एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए, रेगुलेटर होनी चाहिए, जो कि आपके ग्रीवांस को एड्रेस कर सके। तो अनफॉर्चुनेटली अभी ई-कॉमर्स के लिए कोई भी रेगुलेटर नहीं है। बेस्ट वे जो है अभी फ़िलहाल वो ये है कि आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करो। ठीक है, कंज्यूमर फोरम में जाके आप कंप्लेन करो। बट हो सकता है ऐसा बहुत जल्दी गवर्नमेंट इसके लिए कोई रेगुलेटर लेके आ जाए। अच्छा, इसको लॉन्च किसने किया है? तो वो है DPIIT। DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अच्छा, ये जो ऑफिस है या फिर आप ऐसे बोलो कि डिपार्टमेंट है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर 2 डिपार्टमेंट्स आते हैं, एक है DPIIT और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। जो इंडिया के जो इंडिया की डोमेस्टिक ट्रेड है, मतलब कि अगर हम डोमेस्टिकली यहाँ पे चीज़ें बनाते हैं और उसे कस्टमर को बेचते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं या फिर जो भी उससे रिलेटेड सपोज़ कि गाइडलाइंस इशू करना हो, तो वो काम होता है DPIIT का। बट कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इंडिया के बाहर के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं या फिर जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका कोई सामान बाहर जा रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी आएगा वो यूजुअली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के थ्रू आता है। इनका एक ऑफिस है जिसको बोलते हैं DGFT, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। आपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में सुना होगा, FTP। तो ये पब्लिश करने का या फिर क्यूरेट करने का काम जो है वो DGFT का होता है, जो कि है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और DPIIT क्या करेगी? तो इंडिया के जो इंटरनल मैटर्स हैं ट्रेड रिलेटेड, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस, रूल्स, गाइडलाइंस, ये सब बनाने का काम इनका होता है। ओके, डेवलप किसने किया है? तो वो किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब प्राइमरी जो एजेंसी थी जिसने कि इस पूरे प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इनको टेक्निकल सपोर्ट दी थी प्रोटियन ने। अब ये एक गवर्नमेंट बैक्ड या फिर ऐसे बोल लो कि जो हमारे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के वेरियस कंपनीज़ हैं फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के, तो उनकी बैकिंग है और उसके थ्रू प्रोटियन ने सपोर्ट किया है इनको, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को। इसका नाम पहले NSDL हुआ करता था, बट इसको चेंज करके प्रोटियन कर दिया गया। ठीक है, लॉन्च डेट इसकी 2022 यानी फिस्कल ईयर 2022-23 में ये लॉन्च हुआ है। ओके, इसका नेचर क्या है? तो ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है। जितनी नॉन प्रॉफिट कंपनीज़ होती हैं, तो कंपनीज़ एक्ट जब 2013 आया था, 2013 वाले कंपनीज़ एक्ट के वर्जन में एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं सेक्शन 8। वो ये बोलता है कि जितनी भी नॉन प्रॉफिट कंपनीज़ होगी, ठीक है, उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए जिस सेक्शन का रेफरेंस लिया जाता है वो है सेक्शन 8, इसीलिए इसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी बाकी कंपनी से कैसे डिफरेंट है? तो अगर हम ऐसे बोल लें कि कोई फॉर प्रॉफिट कंपनी, इसका मोटो क्या होता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए, वो अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, या फिर ये बोल लो कि वो अपने ओनर्स के लिए प्रॉफिट जनरेट करके दे। तो कोई भी बैंक है,
या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई भी कंपनी है, तो उनका पर्पस यही होता है कि वो कोई ऐसा सामान मैन्युफैक्चर करे या कोई ऐसी सर्विस रेंडर करे जिसके थ्रू बिजनेस ओनर्स को प्रॉफिट हो सके। तो जो आप लास्ट में देखते हो बॉटम लाइन हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बॉटम लाइन की मीनिंग क्या हो गई? तो अगर आप सपोज़ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे या फिर जिसने सेबी का एग्ज़ाम दिया होगा। अब तो खैर आरबीआई में भी अकाउंट्स आपको समझनी पड़ेगी, तो आई होप कि आपने ये रीड करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो रेवेन्यू लिखते हैं, राइट। रेवेन्यू को हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसको हम बोलते हैं टॉप लाइन, इसलिए कि वो स्टेटमेंट वहाँ से स्टार्ट होती है रेवेन्यू से, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें प्लस होंगी, माइनस होगी, लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम बिजनेस के लैंग्वेज में बोलते हैं बॉटम लाइन। यानी टॉप लाइन आपका हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बॉटम लाइन आपकी हो गई नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, ये आप सारी चीज़ें डिडक्ट करने के बाद उस पे आते हो, जैसे कि डिप्रिसिएशन हो गया, उसके बाद इनकम टैक्स हो गया, ये सब कुछ आप माइनस करो तो लास्ट में जो बचेगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। एंड ये वो अमाउंट है जिसको बिजनेस के ओनर्स अपने घर लेके जा सकते हैं या फिर उनके पास ये अवेलेबल है कि वो इसको यूज़ कर पाए, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैसे होगा? फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं जिनका कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है, बट अगर हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज़ की बात करें तो क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए बनी ही नहीं है तो उसलिए उनका P&L अकाउंट नहीं हो सकता, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता। उनका होता है जिसको हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो डोनेशन से जो पैसे उनको मिले हैं तो वो उनके लिए इनकम है, एंड उन्होंने उसे कहाँ कहाँ खर्च किया है वो उनके लिए एक्सपेंडिचर है। तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, उनका होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं। इसमें से बहुत कुछ रिपीट भी होगा आगे, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट इसका फीचर है कि इट इज़ एन ओपन सोर्स, जिसको हम बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म। ओपन सोर्स का मतलब क्या हो गया कि जिस टेक्नोलॉजी पे वो चीज़ बनी है, वो प्लेटफॉर्म बनी है, उसका फ़ायदा हर कोई उठा सकता है। उसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी या फिर ये बोल लो कि आपने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर के टूल्स देखे होंगे जिसको यूज़ करने के लिए आपको वहाँ पे पे करना पड़ता है, आपको वहाँ पे मंथली या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। तो मतलब कि पेड फॉर्म में अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो हम उसे ओपन सोर्स नहीं बोलेंगे। बट ONDC और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कोई भी आके यूज़ कर सकता है, इसीलिए उसे बोलते हैं ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। तो मतलब ONDC को जो डिज़ाइन किया गया है वो इस वे में कि हर कोई इसको यूज़ कर पाए, जिसको भी लग रहा है कि ये मेरे काम की चीज़ है वो वहाँ पे आके, एंड इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे बायर्स हो गए, सेलर्स हो गए, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए उनको कोई ईयरली चार्ज नहीं देना। ओके, पर्पस क्या है इसका? तो जो डिजिटल कॉमर्स का डोमेन है उसे डेमोक्रेटाइज़ करना। इसकी क्या मीनिंग है? इसकी मीनिंग ये हो गई कि जैसे आप में से अगर कुछ लोगों ने इकोनॉमिक्स रीड किया होगा तो मोनोपोली वाली जितनी भी फर्म्स हैं, या फिर ऐसे बोल लो कि जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक यहाँ पे गलत हो गया, आप ऐसे सोचो कि जो मार्केट डोमिनेट की जाती है बाई जितने हमारे मोनोपोलीज हैं। जैसे मान लो रेलवे सेक्टर में हमारे पास इंडियन रेलवे है, इसके अलावा कोई प्राइवेट फर्म नहीं है जो कि ट्रेन्स को ऑपरेट करे, राइट। तो ऐसे ऐसे जितने भी मार्केट्स होते हैं जहाँ पे कोई एक ही कंपनी होती है, तो उस केस में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वो सेलर या फिर मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर वो मनचाहा प्राइस डिमांड कर सकता है कस्टमर से, एंड क्योंकि कस्टमर्स के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता तो वो उन्हें देना भी पड़ता है। अब जैसे आप ई-कॉमर्स सेक्टर को लो तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे मोनोपोली है किसी भी पार्टिकुलर फर्म की, बट ये ज़रूर है कि कुछ नाम के, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, उसके बाद अमेज़ॉन है, पहले और भी बहुत हुआ करते थे, अब वो वर्क नहीं करते। लेकिन ये जो गिने चुने प्लेटफॉर्म्स हैं, ये टर्म्स को बहुत ज़्यादा डिक्टेट करते हैं, एंड क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही कि अभी कोई रेगुलेटर नहीं है, तो इसलिए रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। रूल्स फॉलो कराने के लिए सबसे पहले तो आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, तो कोई रेगुलेटर होना चाहिए जो उन रूल्स को इन्फोर्स करे, एंड अभी क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए देखा गया है कि जो एंट्री बैरियर है इस वाले डोमेन में, ठीक है, ई-कॉमर्स में एंट्री बैरियर, या फिर आप ये बोल लो कि सेलर्स को अगर लिस्ट होना है, सेलर्स को अगर अपनी सर्विसेज या गुड्स अगर प्रोवाइड करनी है यहाँ पे फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेज़ॉन हो, तो उनके लिए टर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं।
उनको हो सकता है कि प्लेटफॉर्म फ़ी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ जाए। तो जो छोटे सेलर्स हैं जिनकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो एडिशनल जो भी फंड्स है वो मोबिलाइज़ करके फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन को दे पाए, तो उनको दिक्कत हो जाती है, वो फिर अपने सामान को यहाँ पे लिस्ट नहीं करा पाते। तो इसका ONDC का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे सारे छोटे छोटे सेलर्स, ठीक है, जो कि मोस्टली हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस हों या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हों, तो उन पे फिनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा ना आए, उनका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। अच्छा, रिड्यूस रिलायंस ऑन मोनोपोलिस्टिक प्लेटफॉर्म्स, प्रमोट इंटर ऑपरेटिविटी एंड कैटलाइज इनोवेशन। अब इसको हम आगे देखेंगे, समझेंगे अच्छे से, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, बट अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता दूं तो सपोज़ कि अगर कोई सेलर उसने जाके अमेज़ॉन पे अपने सामान को लिस्ट कराया, ठीक है, तो जो जितने भी कस्टमर्स या फिर जितने भी यूजर्स अमेज़ॉन पे जिनका अकाउंट है बस वही उसका सामान देख पाएंगे। तो सपोज़ कि मुझे अगर कोई बुक चाहिए तो अमेज़ॉन के साइट पे अगर मैं जाता हूँ या फिर ऐप पे जाता हूँ तो मैं वहाँ पे लिस्ट देख पाऊँगा कि कौन कौन सा सेलर है जो कि इस पार्टिकुलर बुक को बेच रहा है, राइट। बट मुझे वहाँ पे बाकी प्लेटफॉर्म्स के सेलर्स नहीं दिख पाएंगे, उसके लिए मुझे किसी और ऐप पे या साइट पे जाना पड़ेगा, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, उसके बाद ईबे है, स्नैपडील है, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे साइट्स थे पहले। अभी जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो यही दो हैं। नाउ ONDC के थ्रू क्या होगा कि ये जो बैरियर्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। आप सिर्फ देखोगे, सपोज़ कि आपको कोई बुक चाहिए तो आप उस बुक को सर्च करो, ONDC प्लेटफॉर्म पे जितने भी एफिलिएटेड या जितने भी रजिस्टर्ड सेलर्स हैं वो आपको एक बार में दिख जाएंगे। तो ये नंबर ज़्यादा होगा बजाय इसके कि आप सिर्फ फ्लिपकार्ट या फिर सिर्फ अमेज़ॉन पे जाके देखो। तो इससे होगा क्या कि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होंगे, ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो हमेशा कस्टमर को डील अच्छी मिलती है, राइट। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं और अब थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। जो हमने देखा ऑब्जेक्टिव उसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या कि जो हमारा ई-कॉमर्स का सेक्टर है उसे डेमोक्रेटाइज़ किया जाए। कैसे? तो जो डोमिनेंस है अभी फ़िलहाल, अगर आप ऐसे देखो अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का जो डोमिनेंस है कि वो अपनी मनचाहे टर्म्स पे सेलर्स को ऑनबोर्ड करते हैं, तो ये चीज़ हट जाएगी। बहुत सारे सेलर्स को ये भी नहीं पता होता कि अगर मैं ऑनबोर्ड हो रहा हूँ अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे तो लास्ट में मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा। ठीक है, अब तो ऐसी ऐसी साइट्स बन गई हैं, जैसे ये वाले पॉइंट को अगर हम देखें तो क्या होता है कि किसी भी सेलर को बहुत ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ता है अमेज़ॉन को या फिर फ्लिपकार्ट को कि वो अपना सामान वहाँ पे जाके बेच पाए। इसमें बहुत तरह के हैं चार्जेस, वो आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है ज़रूरी, बट आप इतना समझो कि अगर लिस्ट होना है तो उसके लिए अलग चार्ज है। अगर आपको डेटाबेस में आना है, जैसे कि आप जितने भी सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो कीवर्ड कोई सर्च करे कस्टमर, ठीक है, तो आपकी रैंक कहाँ पे आएगी, इसके लिए भी पैसे चार्ज किए जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको भी फैसिलिटेट करने के लिए ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा। तो कहने का मतलब है बहुत सारे चार्जेस हैं अलग अलग। कुछ साइट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। डिजी कॉमर्स, ठीक है, उसके बाद ब्राउन टेप, ऐसे ऐसे कुछ साइट्स हैं जहाँ पे कोई सेलर जाके चेक कर सकता है कि वो अगर अमेज़ॉन पे सामान बेचे अगर तो उसे इन दी एंड कितना कॉस्ट पड़ेगा और लास्ट में कितना प्रॉफिट होगा। तो आप सोचो कि ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी सेलर को किसी और साइट पे जाके चेक करना पड़ता है सारी चीज़ें कि मुझे लास्ट में प्रॉफिट कितना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड ऑलरेडी है। ONDC बस ये उनका टारगेट है कि ये प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाए एंड ये जो अलग अलग चार्जेस देने पड़ते हैं वो सब ना हो। तो इससे होगा क्या कि कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी, मतलब प्रॉफिट मार्जिन इनका बढ़ेगा, ठीक है, या फिर एटलीस्ट जो बहुत सारे खर्चे होते थे अलग अलग वो सब नहीं होगा। एंड कस्टमर एक्विजिशन भी थोड़ा आसान पड़ जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि किसी सेलर को अगर लिस्ट में आना है, जो वो सामान बेच रहा है, अगर उसको कोई सर्च कर रहा हो कस्टमर, तो उस पूरे फीड में उसका नाम आ पाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस उनको देने होते थे, तो वो चार्जेस इनके बच जाएंगे। ओके, फिर है कि ONDC थोड़ी इंक्लूजन भी प्रोवाइड करता है। जैसे सपोज़ कि कोई ऐसा सेलर जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे ये हो सकता है कि अमेज़ॉन अगर किसी सेलर के साथ डील करे तो वो ये देखना चाहेगी कि इनका वीकली या फिर मंथली या फिर ईयरली जो है
मतलब इनका इनका इन्वेंट्री लेवल क्या है, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान रहेगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है अमेज़ॉन को, तभी वो उसे ऑनबोर्ड करते हैं। बट कोई ऐसा सेलर जैसे विश्वकर्मा स्कीम है, अगर उसके थ्रू जो वहाँ पे 18 ये होते हैं हमारे ट्रेड्स होते हैं फिर क्राफ्ट हैं, उससे रिलेटेड कोई भी अगर गुड को सेल किया जाए मार्केट में, तो उस पार्टिकुलर सेलर की इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है कि वो बल्क में सामान को प्रोवाइड करा पाए, किसको, फ्लिपकार्ट को या फिर अमेज़ॉन को। बट इसके थ्रू क्या होगा कि अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम बहुत कम भी है तो भी कोई सेलर अपने आप को ऑनबोर्ड कर सकता है इस पे, एंड वो अपने आसपास के एटलीस्ट कस्टमर्स को सेल कर सकता है वो सामान। नेक्स्ट है इसमें मार्केट एक्सपेंशन। अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। आप अगर ऐसा सोचो कि सारे यूनिक पॉइंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है, एक दूसरे से सारे लिंक्ड है कि अगर इंक्लूड करेंगे ज़्यादा लोगों को तो ऑब्वियसली मार्केट एक्सपैंड होगी। बट आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो ये सब कीवर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए। इससे क्या होता है, वरना आप ऐसे रैंडमली ऐसे लिखने लग जाओ तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप सोच सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 5 पे आप फोकस करो, एंड हो सके तो आप इसमें खुद का भी कुछ ऐड कर देना। ओके, यहाँ लिखा है कि ब्रिज रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डिवाइड्स। अब ये फिर कैसे होगा? तो ऐसा हो सकता है कि कोई सेलर कोई प्लेटफॉर्म वो अपनी सर्विसेज इंग्लिश, हिंदी और कुछ बहुत ही पॉपुलर रीजनल लैंग्वेजेस में दे पाए। बट इंडिया में इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस है, ठीक है, वो सारे लैंग्वेजेस में ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड हो पाए, ये बहुत ही मुश्किल काम है। बट ONDC ये काम करता है, इनफैक्ट ये ऑलरेडी हो भी चुका है। एक गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है जिसे हम बोलते हैं भाषिनी। इसका आपने बहुत बार नाम सुना होगा, अगर आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया है तो ये बहुत बार PIB में आ चुका है, भाषिनी। इसके थ्रू क्या किया गया कि जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज़ हैं, या फिर जो 22 लैंग्वेजेज़ हैं इंडिया में, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकग्नाइज़ करती है, वो सारे इस पे ऑनबोर्ड किए जा चुके हैं। तो सपोज़ कि किसी की लैंग्वेज तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, ठीक है, गुजराती हो, या अगर आप नॉर्थ में देखो तो मगही, उसके बाद भोजपुरी, तो ऐसे किसी भी लैंग्वेज में, हालांकि ये लैंग्वेजेस बहुत सारे इसमें से ऐसे हैं जो कि शेड्यूल्ड नहीं है, जैसे भोजपुरी अभी फ़िलहाल नहीं है, बट उड़िया है, मैथिली है, तो ये सब में जाके आप वहाँ पे कर सकते हो ऑपरेशन। फिर लास्ट में यहाँ पे कस्टमर एम्पावरमेंट। अब ये कैसे होगा? तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कोई ऐसा सेलर जिसकी प्रोडक्शन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो चाह के भी फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेज़ॉन पे नहीं आ पाता अपने सामान को बेचने, उनके लिए बहुत आसानी होगी कि अब कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। अगर कोई सपोज़ करो कि कोई ऐसा क्राफ्ट में इन्वॉल्व है जिसमें जैसे कि पेंटिंग हो गई, जैसे कि एक बहुत ही फेमस है जिसको हम बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग। अब कोई ऐसा इंडिविजुअल आर्टिसन जो कि महीने में बस 20 या 25 पेंटिंग्स ही भी बना पाता है, तो वो भी अगर चाहे तो वो आराम से आके यहाँ पे ऑनबोर्ड हो जाएगा। एंड जो उस पेंटिंग के कस्टमर्स हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे अब, ठीक है। जब ऐसे छोटे छोटे पेंटर्स वो आके अपने आप को लिस्ट करेंगे तो बायर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। तो जब ऑप्शंस मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमेशा कस्टमर्स को फ़ायदा होता है। ओके, फिर है कि किसको किसको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अब इसको देख लेते हैं अलग से, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे सेलर्स हैं, अच्छा सेलर्स में एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि सिर्फ MSMEs नहीं है, बट ये प्लेटफॉर्म या फिर ये इनिशिएटिव ONDC का ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है किसको, MSMEs को, जिनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते थे। बट अगर आपसे कोई ये पूछे कि MSME की ONDC पे जो सेलर्स हैं वो कौन होते हैं, तो वो सिर्फ MSMEs नहीं है, इनके अलावा बहुत सारे और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि विजिबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी और एक्सेस जो है किसका, कस्टमर बेस का, वो इनको मिल जाया करेगा ईजिली, जो कि अमेज़ॉन पे नहीं मिलेगा। क्योंकि अमेज़ॉन पे कस्टमर्स को सेलर से मिलाने का काम वो लास्ट में होता है जब ऑर्डर प्लेस होने का टाइम आए। बट उसके पहले अगर कोई सेलर ये देखना चाहे कि पूरे महीने कितने लोगों ने ये पार्टिकुलर चीज़ को ऑर्डर किया है, तो वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। सेलर को इन्फॉर्मेशन तब मिलती है जब कोई बायर फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेज़ॉन पे जाके कोई ऑर्डर प्लेस करने वाला हो, एंड वहाँ पे वो देखे कि कौन सा सेलर है। फिर जब वो ऑर्डर प्लेस करता है तब उस सेलर को इन्फॉर्मेशन आती है कि हाँ ये ऑर्डर प्लेस हुई है। बट उसके पहले
सेलर को कुछ भी आइडिया नहीं होता कि कितनी डिमांड है इस पर्टिकुलर चीज़ की ओवरऑल मार्केट में। तो वो काम यहाँ से होगा कि पूरी कस्टमर एक्सेस, पूरी जो है कस्टमर बेस की एक्सेस मिल जाया करेगी इनको, सेलर्स को। ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि जो प्लेटफॉर्म सर्विसेज हैं उसको अवेल करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आप ऐसे देखो कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जब ऑनबोर्ड करता है किसी भी सेलर को तो उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट को वो इंक्लूड कर लेता है उसमें, क्योंकि आप ऐसे सोच के देखो ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं, अगर ये किसी को ट्रेनिंग दे रही हैं तो उसका कोई कॉस्ट आता है एंड ये कॉस्ट वो रिकवर करेंगे उनसे। बट ये क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव है तो इसमें सरकार खुद ही इनको एम्पावर करेगी इतना कि आपको सब कुछ अच्छे से पता हो कि बिज़नेस कैसे रन होता है डिजिटल इस पे प्लेटफॉर्म पे। तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम जो है वो गवर्नमेंट का ही रहेगा। तो इनके लिए फ़ायदा क्या है कि जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है या फिर स्किल डेवलपमेंट की कॉस्ट है वो बहुत क्या ख़त्म ही हो जाएगी वो। ठीक है, अब जो ऑपरेशंस हैं उसको कैसे स्टैंडर्ड वे में हम कंटिन्यू करें या फिर उसे कैसे हम बहुत ही स्टैंडर्ड वे में कैरी आउट करें, तो इसकी भी ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग होती है, जैसे आपने आई थिंक 3 या 4 दिन हो चुके हैं, एक न्यूज़ आई है अभी रिसेंटली कि तमिलनाडु में कोई पानी पूरी सेलर था, उसने बहुत ज़्यादा पेमेंट्स रिसीव की यूपीआई से एंड ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था। तो इसके लिए जीएसटी की तरफ से उसे नोटिस दी गई है कि आप ये सारा डिस्क्लोज़ करो कि कहाँ कहाँ से आपको पेमेंट मिली है और आपका मंथली या ईयरली जो भी है आपका रेवेन्यू क्या है, और उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सपोज़ कि ओएनडीसी के थ्रू कोई सेलर जो कि पहले मान लो कि वो माइक्रो, जैसे बोलते हैं ना कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हम ऐसे बोलते हैं, तो जो माइक्रो होते हैं उनका मोस्टली लिस्टिंग होता है किस पे, तो उद्यम असिस्ट करके पोर्टल है एक वहाँ पे। बट जो स्मॉल एंड मीडियम है जिसको बोलते हैं एसएमईज़, उनकी लिस्टिंग होती है उद्यम पोर्टल पे। तो उद्यम और उद्यम असिस्ट ये दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, उद्यम असिस्ट जो है बिकॉज वो माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनके लिए जो रेगुलेटरी डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है। ठीक है, मिनिमल सा है वो, बट फिर भी उन्हें डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा एंड उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस वो रखनी पड़ेगी अपने पास, ताकि जब मांगी जाए तो वो ईज़िली उसको फर्निश कर पाए। तो ये सब में उनको हेल्प मिलेगी एंड उनके लिए काम आगे जाके काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा है कि एक तो उन्हें ज़्यादा रेंज मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब एंट्री बैरियर नहीं है तो कोई भी सेलर भले वो महीने में 10 यूनिट भी अगर सेल कर रहा हो तो वो भी यहाँ पे आके अपना बेच सकता है सामान। हो सकता है कि उसका ये फुल टाइम काम नहीं होगा, इसलिए वो आउटपुट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहा, बट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो कस्टमर्स के पास ज़्यादा वेराइटी होगी अब चीज़ों की। दूसरा, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड है तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही रेस्पॉन्सिबल वे में की जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट, बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐसे देखते भी होगे न्यूज़ में कि सामान कुछ और मंगाया, कुछ और गया, एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि वो सामान आपको वापस भेज देंगे, बट इस बीच में जो फ्रस्ट्रेशन होती है कस्टमर्स को, उसके लिए कोई अलग से कॉम्पनसेशन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं जो कि बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखेगी कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो। ओके, अब हम एक बार देख लेते हैं कि अभी तक 2022 में जब ये लॉन्च हुआ उसके बाद से क्या क्या माइलस्टोन्स हैं। अब इसके बारे में क्या है कि जो डेटा है ना वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, वो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिर भी जो माइलस्टोन्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो जब इसको लॉन्च किया गया तो उस समय ऐसा नहीं था कि इनका पैन इंडिया लॉन्च हुआ हो, ये लॉन्च हुआ था 5 सिटीज़ में, जिसको हम बोलेंगे पायलट प्रोग्राम। तो 5 सिटीज़ में इसको लॉन्च किया गया था। 2 के नाम तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, इसके अलावा भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर। आई होप इसकी स्पेलिंग सही हो, एक बार आप देख लेना। तो बेंगलुरु, दिल्ली, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर, ये 5 सिटीज़ में पायलट प्रोग्राम इसका लॉन्च हुआ था। बट बहुत जल्दी क्या हुआ कि 616 सिटीज़ में इसको एक्सपैंड कर दिया गया, मतलब इसकी जो सर्विसेज हैं उसे यहाँ पे भी अवेलेबल करा दी गई।
तो अभी आपसे कोई पूछे कि ONDC कितने सिटीज़ में ऑपरेशनल है, तो उसका आंसर क्या होगा? 616 सिटीज़। ठीक है, इनका कोलैब हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया, नाबार्ड, इन सब के साथ हो चुका है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है बिकॉज एक साल के अंदर या आपका जब एग्ज़ाम होगा उस समय तक हो सकता है, अगर मैं आपको लिस्ट दे भी देता कि ONDC की पार्टनरशिप कितने ऑर्गेनाइजेशंस या कितने मिनिस्ट्रीज़ के साथ हो चुकी है, तो ये डेटा बहुत ही डायनेमिक नेचर का है, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, इनफैक्ट नंबर ऑफ़ सिटीज़ भी जो है ना, ये भी हो सकता है कि चेंज होते रहे। ये वैसे ऑलमोस्ट सैचुरेशन पे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सिटीज़ ही हैं जो कि इसमें ऐड हो पाएंगे, बट ये हो सकता है फर्दर और ज़्यादा एक्सपैंड करें। ओके, लास्ट ईयर एक बहुत ही की इनिशिएटिव हुई थी रिगार्डिंग ONDC, वो है ONDC स्टार्टअप महोत्सव। आप इसमें देखो कि 5000 स्टार्टअप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इनके लिए फैसिलिटेशन ईजी हो जाए, तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो थे 125 इसमें। आपको जो इसमें याद रखना है अभी वो ये कि पायलट प्रोग्राम्स कितने सिटीज़ में लॉन्च हुआ, क्योंकि ये स्टैटिक फैक्ट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन ONDC वाज लॉन्च्ड इन हाउ मेनी सिटीज़ द पायलट प्रोग्राम, ठीक है, वाज रन, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 5 सिटीज़ हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर। ओके, अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप खुद से रीड करना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और हमने इसके ऊपर बात कर भी रखी है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे मार्केट में एक्सेस बढ़ जाएगा दोनों का, मतलब बिजनेसेस का भी और कस्टमर्स का भी। कस्टमर्स के पास क्या है, ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे। सेलर्स के पास क्या है कि सेलर्स के पास पूरी डिटेल रहेगी, क्योंकि कोई भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट वो सबसे ज़्यादा कहाँ से ऑर्डर किया जा रहा है, मतलब किस सिटी से किया जा रहा है, किस एज ग्रुप के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, या फिर किस डे को सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किए जाते हैं वो पार्टिकुलर गुड या सर्विसेज की। तो ये सारा डेटाबेस जब अवेलेबल रहे तो वो एक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। डिपेंडेंस नहीं रहेगी किसी पे, तो इससे क्या होगा कि कॉस्ट कम आएगी और वो इजीली अपना काम कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंश्योर होगी कि आपने जब छोटे छोटे सेलर्स को, जिनकी आउटपुट बहुत कम है, अगर आपने उसको एम्पावर कर दिया, तो सोचो जब ये सारे लोग उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो मतलब कि इससे क्या होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से क्रिएट होगी। वो सेलर अगर अपने लोकल एरिया में सेल कर रहा होता तो हो सकता था कि उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम रहे, ठीक है, बट वैसा कोई बायर जिसकी की इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा उसको पे कर पाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बायर और सेलर दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की सर्विसेज या जो ऑफरिंग्स हैं उसको देखे, एक दूसरे के जो बाइंग पावर है उसके बारे में उसको पता हो, एंड फिर एक लास्ट में एक रिजल्ट आए कि ठीक है जो डील हुई है या फिर जो ऑर्डर प्लेस हुआ है वो कितने पे हुआ है। जॉब क्रिएशन इसमें कैसे होगी, तो जब लोगों को या सपोज़ कि जो जितने भी आर्टिसंस हैं रूरल एरियाज़ के, उनको जब ये बात बताई जाएगी कि आप अगर चाहो तो घर बैठे बैठे अपना सामान सेल कर सकते हो, तो एक तो क्या होगा, उनके पास इनकम की सोर्स बढ़ जाएगी। दूसरा कि वो अपने घर बैठे बैठे अगर कहीं और पे सामान दे रहे हैं तो इसमें फिर क्या होगा, लॉजिस्टिक्स भी इन्वॉल्व है, राइट। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स निकल के आएंगे आगे, जो कि हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर एक स्टेट के अंदर इस सामान को सेलर से लेके बायर्स के पास पहुंचाए। तो इससे लोकल लेवल पे मतलब कि अगर आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करो तो उस लेवल पे भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। कंज्यूमर को क्या फ़ायदा मिलेगा वो मैंने बता दिया आपको पहले ही कि एक तो उनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होगी, प्राइसेस बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होगी। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एक सामान बहुत सारे लोग ऑफ़र कर रहे हों, बहुत सारे सेलर्स ऑफ़र कर रहे हों, तो मार्केट में उस चीज़ की प्राइस अपने आप गिर जाती है, ठीक है, तो दाम भी कम रहेगा। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट इन्वॉल्व नहीं रहेगा, तो मतलब सेलर के पास से जब कोई सामान बायर के पास जाए तो जो एजेंसी उसमें इन्वॉल्व है उनको भी पूरा अपना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस स्टेज पे वो पार्सल अभी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अच्छा, अब एक बार आप देख लो इसको, ठीक है, इसमें से हो सकता है मैंने इसके बारे में बात ना की हो, लेकिन एक बार पहले देख लो। अगर आपको पहले से पता है तो इसका आंसर बता देना आप ऐसे कमेंट बॉक्स में। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये सही है। 500 करोड़ इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल थी,
जब ये लॉन्च हुआ था। हो सकता है कि बाद में अमेंडमेंट करके इसको बढ़ा दिया जाए, बट अभी के लिए 500 करोड़ ही है। बाकी आई थिंक जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन को करने के लिए वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या है। ओके, अब आप आ जाओ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखना, आपको इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना है। इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले तो जो इंट्रो आप लिखोगे उसमें ये लिखोगे कि ये लॉन्च कब हुआ, इसकी नोडल एजेंसी कौन है, इसको डेवलप किसने किया है, और इसके अलावा आप लिख सकते हो बहुत ही शॉर्ट ऐसे वे में कि ये किस डोमेन में काम करता है। उसके बाद बॉडी वाले पार्ट को आप डिवाइड करोगे मल्टीपल सब हेडिंग्स में, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव, इसके बाद इसका ऑपरेशनल फ्रेमवर्क और बेनिफिट्स क्या क्या मिलने हैं सेलर्स को भी और बायर्स को भी। फिर लास्ट में बॉडी में ही आप लिखोगे कि इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। जो इसका ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है उसके बारे में हमने अलग से बात नहीं की है, तो वो सिर्फ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑपरेशनल फ्रेमवर्क। अच्छा, इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला तो ये होगा कि सेलर एप्लीकेशंस, मतलब इसको आप ऐसे समझो कि जो सेलर है वो हो सकता है कोई इंडिविजुअल हो, या फिर कोई माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज हो सकता है, या कोई भी और हो सकता है। ये उनको या तो अपनी खुद की एप्लीकेशन अगर वो बना पाए तो बना ले, या फिर वो डायरेक्टली ONDC ऐप पे या साइट पे जाके वो खुद को लिस्ट करा सकते हैं एंड वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दे सकते हैं। दो तरीके हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के, एक तो डायरेक्ट ONDC के उस पर प्लेटफॉर्म पे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अपना ऐप कोई डेवलप कर ले एंड उसको वो कनेक्ट कर दें किससे, ONDC से। तो जब भी उस पर कोई क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट होके सेलर के यहाँ पे एप्लीकेशन पे आ जाएगा। दूसरा, बायर एप्लीकेशन। अब बायर का एप्लीकेशन क्योंकि नहीं होगा, ये बस इसलिए लिखा जाता है ताकि आप समझ पाओ कि कैसे दोनों कनेक्ट होंगे। अब इसमें क्या है कि किसी भी साइट पे, ऐप पे जब आप लॉगिन करते हो तो आपकी वहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, जिसमें आपका नाम, रजिस्टर्ड नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड एड्रेस, आपकी एज, आपका इनकम लेवल, ये सारा कुछ वहाँ पे रहेगा, राइट। तो क्या होगा कि इन डिटेल्स के थ्रू आप मैच कर सकते हो अपने सेलर्स को, या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बेसिस पे। नेक्स्ट है इसमें एक डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर। डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर, इसका क्या मतलब हो गया। इसका मतलब ये है कि अब इसके थ्रू आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ONDC पे आके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेलर्स एंड बायर्स आपस में नेगोशिएट कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, तो किसी और की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद जो APIs हैं, अगेन ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये इससे बहुत डिफरेंट होने वाला है। तो APIs की फुल फॉर्म क्या होती है? ओके, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। आई थिंक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसको बोलते हैं शॉर्ट में API। अब इसको मैं थोड़ा इजी वे में समझाता हूँ ये होता क्या है। तो सपोज़ कि मुझे हिंदी आती है या फिर इंग्लिश आती है, किसी और को हो सकता है सिर्फ गुजराती है या फिर सिर्फ तमिल है, तो मुझे उससे बात करने में दिक्कत होगी। गुजराती लोग फिर भी थोड़े बहुत हिंदी समझ लेंगे, बस सपोज़ कि साउथ की कोई लैंग्वेज है एंड उनको ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है बिल्कुल, तो मुझे उससे बात करने में दिक्कत होगी, राइट। लाइकवाइज जो दो एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैंने बोला कि सेलर का अपना एप्लीकेशन हो सकता है, बायर का अपनी प्रोफाइल हो सकती है, जिसके थ्रू कोई सेलर उनका डेटा फेच कर पाएगा कि इनको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हर वीक में या फिर हर मंथ में। तो इन दोनों के बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है थ्रू APIs। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट में API। एंड इसका काम ये होता है कि ये बस दो ऐप्स या दो
प्लेटफॉर्म्स के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। तो ये 4 इसके पिलर्स हैं जिसके थ्रू काम होता है ONDC प्लेटफॉर्म पे। तो ये इसका क्या हो गया, ऑपरेशनल फ्रेमवर्क। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है सेलर्स को और कंज्यूमर्स को, वो आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी मैंने बता रखा है वैसे तो वहाँ से आप देख लेना एक बार। जब आप आंसर राइटिंग करो तो लास्ट में जो कंक्लूज़न का पार्ट है इसमें आप क्या करना जो लास्ट ईयर का हमारा सर्वे था, बजट था, आई थिंक सर्वे या बजट में से किसी एक में ये आया था कि इंडिया का ई-कॉमर्स मार्केट कितना बड़ा होने वाला है बाय द ईयर 2030। तो ऐसे ऐसे फिगर्स आपको नेट पे सर्च करने हैं, सर्च करके देखना है कि वहाँ पे अमाउंट क्या आ रहा है, एंड ये किसी आप रिलायबल सोर्स से लेना। अगर बजट में सर्वे में दिया हुआ है तो वहाँ से देखना, वर्ल्ड बैंक कुछ बोलता है तो वहाँ से देखना, बट ऐसे सारे डेटा पॉइंट्स आपके पास नोट्स में होने चाहिए, क्योंकि जब आप एंड में जब आप लिंक करोगे इससे कि ONDC के थ्रू इकनॉमी हमारी कितनी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकती है, तो उसमें ये काम आएगा। ठीक है, तो कितना $1 ट्रिलियन हो सकता है या फिर कितना $1 बिलियन हो सकता है, वो सब आप देख लो, एंड उसको आप यहाँ पे यूज़ करना कि हमें वहाँ तक पहुँचना है। मतलब कि अगर सर्वे या फिर बजट में गवर्नमेंट ने ये बताया कि हमारा पोटेंशियल इतना है कि हम इतने से ग्रो कर सकते हैं या फिर इस लेवल पे पहुँच सकते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ONDC को अच्छे से यूज़ किया जाए, एंड वही आपका कंक्लूज़न का पार्ट बन जाएगा। तो आपको एक अच्छा आंसर फ्रेम करने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। नेट पे सर्च करो, ई-कॉमर्स से रिलेटेड मान लो कि किसी इंडस्ट्री बॉडी की, जैसे कि फिक्की है, उसके बाद NASSCOM है, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं टाइम टू टाइम, उसके बाद CII है। तो कोई भी नेट पे आप सर्च करो, देखो कि कोई रिलायबल ऐसा सोर्स है जिसने ये बोला कि बाय ईयर 2030 या बाय ईयर 2047 हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं ई-कॉमर्स में, तो वो आप नोट करके रख लेना। और ये चीज़ ट्रू होगी हर सेक्टर के लिए। सपोज़ कि अगर हम आगे चल के बात करेंगे एक्सपोर्ट की, आगे चल के हम बात करेंगे जो हमारा फिशरीज़ मार्केट है सपोज़, तो ऐसे जितने भी हम सेक्टर्स या फिर इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे आगे, तो उससे रिलेटेड ऐसे डेटा पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, वो आप नोट करके रखना अलग से। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।